देखना है, फिर इसके बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। तो नोट नंबर 1 है, आपके पास ये तीन इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अच्छा, यहां पर एक होता है डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है ये एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं उनका, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा वन होता है ये जो a1 a2 a3 है, इसके प्लेस पर आ जाएगा d1 d2 d3। ये आपका सेम रहेगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये हो गया डेल्टा वन। डेल्टा टू क्या होता है? डेल्टा टू होता है a1 a2 a3। ये पहली वाली कॉलम सेम रहेगी a1 a2 a3। ये जो सेकंड कॉलम है b1 b2 b3, इसके प्लेस पर क्या आएगा? d1 d2 d3। और थर्ड कॉलम c1 c2 c3 ये सेम रहेगा। एक होता है डेल्टा थ्री। डेल्टा थ्री होता है हमारा फर्स्ट कॉलम सेम रहता है a1 a2 a3। सेकंड कॉलम सेम रहता है b1 b2 b3। थर्ड कॉलम के प्लेस पर आएगा d1 d2 d3। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, और क्रैमर रोड में मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस में मैंने आपको ये सॉल्व भी किए हैं। वहां पे मैंने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा कैलकुलेट भी किया है। आपको वहां तीन इक्वेशन दी होती है, उनकी हेल्प से आप ये चार वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, इन चारों वैल्यू पर डिपेंड करता है इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन का नेचर। जो इन समीकरणों के हल की प्रकृति है, वो प्रकृति किस पर निर्भर करती है? इन चारों मानों पर। उसमें कंडीशन है फर्स्ट, ये सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे फर्स्ट होता है, ये सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में यदि डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो समीकरण निकाय है, समीकरण निकाय किसे बोलते हो आप? ये जो इसको बोलते हैं समीकरण निकाय, इन तीनों समीकरणों। तो जो समीकरण निकाय होगा वो कैसा होगा? संगत, कंसिस्टेंट। तथा निकाय का जो हल होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय। अद्वितीय यानी यूनिक। यूनिक का मतलब हुआ कि जब आप इन तीनों समीकरणों को हल करोगे और डेटा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एक्स वाई जेड के आपको एक एक मान प्राप्त होंगे जो कि इन तीनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर डेटा जीरो है और डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री ये तीनों भी जीरो है, तो जो समीकरण निकाय है वो क्या हो सकता है? वो संगत भी हो सकता है और वो असंगत भी हो सकता है। ये जो समीकरणों का निकाय है ये संगत भी हो सकता है, असंगत भी। या तो संगत होगा या असंगत होगा। असंगत होगा तो हल संभव नहीं, और अगर संगत होगा तो संगत होगा उस केस में आपको क्या होगा? अगर ये कंडीशन बन रही है डेल्टा जीरो है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री भी जीरो है, और हल कैसा है? संगत है, तो निकाय के हल कैसे होंगे? अनंत। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस। दी गई रैखिक समीकरणों के अनंत हल होंगे। किस कंडीशन में? जब आपका डेल्टा जीरो हो, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो हो, और निकाय कैसा हो? संगत हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी ऐसे एक्स वाई जेड के बहुत सारे मान होंगे जो कि इन समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया आपके? ये वाला पॉइंट मैंने समझा दिया। तीसरा पॉइंट, इस तीसरे पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में।
वो क्वेश्चन भी आप इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सॉल्व कराया है, उसमें देखना। यदि डेल्टा की वैल्यू 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक, या तो तीनों या कोई एक कैसा है, अशून्य यानी 0 नहीं है, ठीक है, तो समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत यानी कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो अगर समीकरण निकाय कंसिस्टेंट नहीं है तो निकाय का हल संभव नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन समीकरणों को हल नहीं किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये चीज, ये 4 पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं, इन चारों पॉइंटों को आप बहुत ध्यान से पहले तो पेयर में लिखना है इनको, और लिखने के साथ साथ इनको समझने की कोशिश करनी है, और फिर आपको इनको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। और इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह रहा है कि सर ने बोला है ये कैसे है, तो आपको मुझे पूछना है, ठीक है। जब आप ऑफलाइन स्कूल आएंगे तब पूछ सकते हो, और या फिर कॉल करके पूछ सकते हो, जैसे भी आपको उचित लगे। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप मुझे कैसे पूछना चाहते हैं, और अगर आपकी समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं। तो इस चीज को पेयर में नोट कीजिए आप। अब इसके आगे जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जहां तक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है किसकी हेल्प से, क्रैमर की हेल्प से। तो क्रैमर रूल की हेल्प से जब सॉल्व करते हो तो एक चार वैल्यू कैलकुलेट करते हो, अगर तीन लीनियर इक्वेशंस है, और अगर दो लीनियर इक्वेशंस है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चंस में कराया है उसी तरह से। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में क्या होता है, कई बार तो आपसे कहेगा कि आप इन समीकरणों को क्रैमर की विधि से हल कीजिए, तो आपको क्रैमर ही लगाना है। कई बार वो आपसे कहेगा कि दी गई रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, तो अगर केवल हल करने की बात है तो आप चाहे क्रैमर से कर दो, चाहे जो मेथड में आप बताने वाला हूं मैट्रिक्स मेथड उससे कर दो, दोनों से करने से ही आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा और आपको पूरे नंबर, ठीक है भाई। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है ये कह रहा है आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आपके जो बुक है उसमें 4 हैं, तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसे आप लोग को सॉल्व करना है। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, जो मैं बार-बार बोलता हूं लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये जो रैखिक समीकरण है इनको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, आव्यूह रूप में लिखना है। तो आव्यूह रूप क्या होता है हमारा, a x is equal to b। यहाँ पे a क्या होगा, ये गुणांकों का आव्यूह होगा, यानी 2 3 -1 4 x y z के जो कोएफिशिएंट्स। कैपिटल X क्या होगा, वेरिएबल का आव्यूह होगा, वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी x और y। और कैपिटल B क्या होगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारी -2 और 3। बन गया ये मैट्रिक्स को। वेयर यहाँ A जो है वो आपका क्या है, 2 3 -1 4। जो आपका B है वो हमारा है -2 3। और कैपिटल X जो है वो है हमारे वेरिएबल की मैट्रिक्स x1, दो वेरिएबल है। अब आपको क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, a इनवर्स इनटू b। दोनों तरफ a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई मतलब ऐसे a इनवर्स इनटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। ये a इनवर्स इनटू a जो है, a इनवर्स इनटू a इक्वल टू क्या जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप x मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा। तो ये बन गया आपका a इनवर्स इनटू b, तो a इनवर्स इनटू b, इसको बना लेंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है भाई। तो x इक्वल टू आ गया a इनवर्स इनटू b, b तो आपके पास है लेकिन a इनवर्स नहीं, a इनवर्स निकालना है। अच्छा, a इनवर्स निकालने का तरीका मैंने बता दिया, आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो
कितना आएगा बोलो, 2 3 माइनस 1 4 का मल्टीप्लाई इधर करोगे आप 8 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई आप -1 में करोगे -3, और एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे तो +3 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 11 आ रहा है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कोफैक्टर निकालोगे, और मैंने एक तरीका बताया था कि 2/2 की मैट्रिक्स होती है तो उसका एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो दोनों में से कोई तरीका लगा सकते हो। तो डायरेक्ट एडजॉइंट लिखने का तरीका क्या है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, डायरेक्ट बताओ कितना है, ये जो होता है इधर वाले इसकी तो पोजीशन बदलते हैं, 4 यहां जाएगा और 2 यहां आएगा, यानी कि 4 तो ऊपर हो गया यहां पे और 2 यहां हो गया। और जो ये डायगोनल है इसके साइन चेंज कर दो, ये तो लीडिंग डायगोनल हो गया, ये आपका सेकंड डायगोनल हो गया, तो 3 और -1 इसके साइन बदल देंगे। साइन बदलने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1, एडजॉइंट आएगा। या कोफैक्टर निकाल के भी बना सकते हो। अच्छा, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट A आपका कितना है 11, एडजॉइंट कितना है आपका 4 1 -3 2, द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। अब इस A इनवर्स की वैल्यू को और B की वैल्यू, ये जो B की वैल्यू है इसको आपको इक्वेशन 1 में रखना है, तो यहां पे लिखेंगे आप समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स क्या है आपका 1/11 4 1 -3 2 इनटू B, B कितना है हमारा -2 और 3, x x में आएंगे वेरिएबल x y 1/11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 का 2 में करोगे -8, तो 1 का इसमें करोगे 3 में तो 3 1 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूनी 6 प्लस के 6 और 3 दूनी 6 प्लस के 6, ये आ गया हमारा x y इज इक्वल टू 1/11, 8 से 3 कम हो जाएगा तो -5, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 5, यानी x y -5/11 12/11, therefore x इक्वल टू कितना होगा -5/11, और दोनों तरफ से कंपेयर कर देंगे y इक्वल टू कितना होगा 12/11, ये आंसर है। इन दोनों वैल्यू को अगर आंसर चेक करना है तो इक्वेशन में रख के देखना है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। x के प्लेस पे क्या रखोगे -5/11, तो 5 × 10 तो कितना हो गया -10/11 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है 12/11, तो कितना हो गया, देखो x के प्लेस पे रखा आपने 2 × -5/11 और y की वैल्यू क्या रखी आपने 12/11 12/11। अब इसे सॉल्व करो, कितना आएगा 5 दूनी 10, तो -10 और -12 और बटे 11, यानी -22/11, 11 दूनी 22 -2, देखो -2 आ रहा। ऐसे ही इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में रख के देख सकते हो। सेकंड में रखोगे तो कितना होगा 3 × -5/11 और +4 × 12/11, 11 12 से आ गया, 5 × 15 और 12 दूनी 24, 12 3 12 6 48, 48 15 माइनस करो कितना आएगा, ये हो गया 3 और 3 33 डिवाइड बाय 11, इससे भाग लगाओगे 3 आए, देखो राइट हैंड साइड 3 आए, ठीक है। तो जो इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा x और y की जो वैल्यू आएगी, उन वैल्यूज को जो दी हुई समीकरण है, जो रैखिक समीकरण है, उनमें आप पुट करके देख लो, वो सैटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपको ये
ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इसको आप नोट करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, फिर मैं आपको सेकंड और थर्ड बताता हूँ, फिर उसके आगे करेंगे। करो इसे करो। नेक्स्ट देखो दूसरा जो है सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है 5/5x + 7y + 2 = 0 और एक ये। तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। आप मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी इसकी, ये आएगा 5 4 7 6, यहाँ वेरिएबल्स आ जाएंगे x y और इधर राइट हैंड साइड आएगी। अब राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ देखो ये प्लस का 2 है, इधर प्लस का 3 है, तो इधर जाएंगे इक्वल से, तो -2 -3, ये बन गया आपका ax = b। x = क्या आएगा, a इनवर्स * b। इसको स्मॉल b भी लिख लेते हैं, बहुत सारी बुक में ये कैपिटल b की जगह पे स्मॉल b भी लिखा हुआ। वेयर जहां a क्या है हमारा, a है हमारा 5 7 4 6, b कितना है, राइट हैंड साइड है -2 -3 और वेरिएबल x है हमारा x y, दो वेरिएबल है। अब आपको चाहिए इसका डिटरमिनेंट, देखो डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट में क्या करना पड़ेगा, 5 7 4 6 करो इसको, 30 - 7 28, यानी यहाँ पे बचेगा 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया। अब एडजॉइंट चाहिए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट की पोजीशन बदलनी है, 6 यहाँ जाएगा और 5 यहाँ आएगा, तो 6 और 5, और जो ये सेकंड डायगोनल है इसके साइन चेंज करेंगे, दोनों प्लस के तो माइनस हो जाएगा, -4 -7, केवल साइन चेंज करेंगे। एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से डिवाइड करके इनवर्स आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, सिंस बोलो a इनवर्स = एडजॉइंट a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a आपका 2 है, 1/2 और एडजॉइंट है आपका 6 - 7 -4 5, a इनवर्स हो गया। अब a इनवर्स की b की वैल्यू को और x की वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। यहां लिखेंगे आप समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x है आपका xy, a इनवर्स है हमारा 1/2 6 - 7 -4 5 और कैपिटल B है -2 -3 1/2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 दूनी बाहर है माइनस के और 7 के 21 प्लस के, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 दूनी 8 और 5 दिए 15, तो बारह कम करोगे इसमें से 1/2, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, ठीक है ना, और 1 से जो 9 ही बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 8 और 7 15 माइनस के 7, 2 से डिवाइड कर दोगे इसको तो हो जाएगा 9/2 और -7/2, इधर चल रहा है आपका x y, दोनों तरफ कंपेयर करोगे x = कितना हो जाएगा, then implies x = आ जाएगा 9/2 एंड y = आ जाएगा -7/2, ये वैल्यू ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूं थर्ड। थर्ड में क्या है, 3 वेरिएबल है, थोड़ी कैलकुलेशन पड़ जाएगी इसमें क्योंकि उसमें कोफैक्टर करके आपको एडजॉइंट निकालना है। तो इस थर्ड को मैं सॉल्व कर रहा हूं और जैसे थर्ड है वैसे ही फोर्थ है, फोर्थ को आप अपने आप सॉल्व करो। तो मैंने आप इसे नोट कर लूं, फिर मैं आपको थर्ड बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, कोएफिशिएंट है 1 3 1 1 1 -1 -1 -2 -1, यहाँ पे वेरिएबल आ जाएंगे x
वाई जेड, 3 वेरिएबल है। ये राइट हैंड साइड होगी 1 3 माइनस 1, ये बन गया आपका ए एक्स इक्वल टू बी। देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इनटू बी। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1, वेयर ए इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 1। b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है 1 3 माइनस 1, x इक्वल टू वेरिएबल है x y z। सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ a, फिर कोफैक्टर्स। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट करो इसका 1 3 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। पहले हमें लेना है एलिमेंट इससे 1 से, 1 इनटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा -1 और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे प्लस होगा, एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे -2, फिर -1 प्लस माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बेटेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -3 और 1 का -2, एक माइनस अपनी तरफ से +2, फिर आएगा -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर -3 और -1, यानी हो गया -3। ये -1 होगा, -1 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे +1, -4 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे +4, 4 1 कितना हो रहा है 5, 5 से 3 जाएगा 2, ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमें करनी है कोफैक्टर्स, कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए आर, ए के सबखंड क्या आएंगे बोलो, C11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा 1 -1 -2 -1, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे -1 और इसका इधर होगा -+2 और एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो -2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया और एक माइनस लगाओगे तो -3 है। C12 माइनस लगाना पड़ेगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी 3 1 -1 3 1 -2 -1 -3 -2, एक माइनस अपनी तरफ से +2 -1 और आगे माइनस है तो +1, C13 प्लस रहेगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 1 1 -3 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -1, यानी -4, C21 माइनस आगे लगाना पड़ेगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 -1 1 -1 और -1 इसका मल्टीप्लाई आपने इधर किया -1 हो गया और इसका मल्टीप्लाई +1 और एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हो तो -1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और एक अपनी तरफ से माइनस लगाओगे फॉर्मूले में जो होता है तो माइनस हो जाएगा -2 और माइनस तो प्लस हो जाएगा +2। नेक्स्ट C21 हो गया, अब कैलकुलेट करना है C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम आ गया तो 1 1 और -1 -1 1 1 इसका मल्टीप्लाई इधर किया -1 और ये -1 एक माइनस अपनी तरफ से +1, यानी C22 इक्वल टू कितना आएगा आपका 0। फिर आएगा C23 माइनस आगे लगाया सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 -1 1 1 1 -1 माइनस आगे है, ये हो गया -1 और ये -1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया कितना हुआ 1 और एक माइनस ये -2 और माइनस आगे है तो +2, C23 हो गया। नेक्स्ट चलो 23 के बाद नेक्स्ट है आगे 23, फिर आएगा C31
C31 क्या है 31, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 1 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 1 माइनस 2। सॉल्व करो इसको जरा, ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 यानी प्लस 1 यानी माइनस 1 हो गया। C32 माइनस आगे रहेगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो 1 3 और माइनस 1 माइनस 2, 1 3 माइनस 1 माइनस 2, ये आपका हो गया माइनस 2 माइनस 3 यानी प्लस 3, 1 आ जाएगा माइनस 1 है, प्लस का 1 होगा बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। C33 देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 3 1 1 3 1 1 1 माइनस 3 यानी माइनस 2। Therefore कैपिटल B इज, कैपिटल B निकालो या डायरेक्ट एडजॉइंट लिखो। Therefore adjoint of A is equal to, अगर आप रो वाइज लिखते हो तो एडजॉइंट B बनता है, फिर उसका ट्रांसपोज करना कॉलम वाइज लिखो सीधे। माइनस 3 है माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 2 0 2, थर्ड माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। डायरेक्ट लिखते हैं मैंने ट्रांसपोज करके, आप पहले कैपिटल B बनाओगे फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट, पहले डायरेक्ट लिखिए तो एडजॉइंट आके डिटरमिनेंट आपके पास है ही, तो इनवर्स क्या हो जाएगा। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट कितना है 2 है तो 1/2 आ जाएगा आगे, और एडजॉइंट आपका ये एडजॉइंट आ गया -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। ठीक है, ये आपका A इनवर्स हो गया। देखो आपके पास डिटरमिनेंट था, ये आपका एडजॉइंट था, फॉर्मूला आपको पता ही होगा A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब इन वैल्यूज को, कैपिटल B की वैल्यू को, A इनवर्स की वैल्यू को आपको किस में पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो आपको चलना है समीकरण 1 से, इसको नोट करो पहले आप, फिर उसके बाद उसमें समीकरण 1 से इसको लिख लो पहले, फिर उसके बाद आपको समीकरण 1 में वैल्यू रखनी है, A इनवर्स की वैल्यू रखनी है और जो कैपिटल B का वो वाली वैल्यू रखनी है और इधर x वैल्यू, फिर उन दोनों के मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके x y z की वैल्यू करो, उसको पहले नोट कर लो आपने। ठीक है करो, हटा दो इसको, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब लिखो आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था आपका x इक्वल टू, बोलो A इनवर्स इनटू B। x आपका क्या है वेरिएबल्स आ जाएंगे x y z। A इनवर्स आपका कितना है 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। राइट हैंड साइड जो कैपिटल B था, कैपिटल B कितना था हमारा 1 3 कितना था वहां लिखा हुआ देखो 1 3 1, इनके मल्टीप्लाई करो 1 3 प्लस 1 ये माइनस 1 है, तो अब इनको दोनों को सॉल्व करो तो कितना था 1/2 फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे -3 प्लस 6 और प्लस 1 -3 प्लस 6 और प्लस 1, सेकंड रो ये कॉलम हो जाएगा फर्स्ट 1 0 और प्लस 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये -4 2 का इधर करेंगे 6 और प्लस 2 1/2 कितना आएगा ये 6 और 1 7 4 बचेगा, ये 2 8 4 बचेगा, ये आपका हो जाएगा x y z।
कंपेयर कर लोगे दोनों तरफ से 1/2 का मल्टीप्लाई करना इसमें इसमें और इसमें तीनों में हो जाए, यानी इस तरह से आ जाएगा x y z दो दो हो जाएगा, एक और दो, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। ये आंसर हो, ठीक है। केवल कैलकुलेशन को वो सावधानी से करना है, कहीं ऐसा नहीं हो माइनस प्लस छूट जाए, तो जैसे यहाँ पे 1 3 प्लस 1 नहीं है वो, मैंने यहाँ मिटा दिया था ना, तो पता नहीं चलना कि तो 1 3 माइनस 1 है वो, बस मल्टीप्लाई कर लो तो मतलब से कंपेयर कर लो x y z के। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 आज कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 तक का काम मैं पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 तक का काम आप आज कर लीजिए और आगे की जो बातें